नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फरवरी मंथ में आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से जो चेंजेस हुए हैं वो कवर कर रहे हैं। एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। ओके, तो चलिए पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम 3 फरवरी 2022, 3 फरवरी 2022 से CGTMSE has included non-scheduled urban cooperative bank, state cooperative bank and district cooperative banks as member lending institution MLI who satisfy following criteria. Okay, देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। पहले क्या था 2019 में 2019 में जो शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और ये हैं, इनको अलाउ किया था CGTMSE ने कवरेज के लिए। अभी इन्होंने क्या किया, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को भी ये किया है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को भी इन्होंने अलाउ किया है। तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक में नॉन शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और नॉन शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउ किया है। किसके फॉर्म में? MLI के, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। पहले बैंक और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंकें थी, अभी नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक को भी अलाउ किया है एज MLI हु सेटिस्फाई। परंतु यहाँ कंडीशंस डाली हैं इन्होंने। कंडीशन क्या है? देखिए, पहली कंडीशन है मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो 9% होना चाहिए। जो कैपिटल एडिकेसी रेशियो है हमारा वो मिनिमम 9% होना चाहिए। एंड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसने प्रॉफिट जो है दिखाया हो, रिपोर्ट किया हो। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है ग्रॉस एनपीए 5% या उससे कम होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि CRR SLR की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करता हो ये कोऑपरेटिव बैंक। एंड नॉट फेसिंग मेजर रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी कंसर्न, कोई मेजर रेगुलेटरी कंसर्न ना हो या सुपरवाइजरी कंसर्न ना हो। ये तीन कंडीशंस इनके लिए डाली हुई हैं। मिनिमम कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो 9% मिनिमम, ठीक है। और लास्ट ईयर उसका प्रॉफिट होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए 5% या उससे कम होना चाहिए। CRR SLR की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो ये नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, और कोई मेजर रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी कंसर्न ना हो। तो यह आंसर आ गया आपका ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव आंसर आ गया। तो इस केस में इन नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक को जो लोन देंगे उसको CGTMSE से कवर किया जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका CGTMSE का। क्लियर है? थोड़े से टफ है इसमें क्वेश्चंस, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। अब हम ले रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फुल फॉर्म ऑफ CCIL और फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA, फिम्दा जिसको कहते हैं। CCIL क्या है? CCIL है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का काम क्या है? देखिए, जो फॉरेक्स मार्केट है, मनी मार्केट है हमारा, या गिल्ड मार्केट है, उसकी एक्टिविटीज को ब्रॉडन करना, उनको डीपन करना, इसका काम है किसका? CCIL का। ये ट्रांजैक्शन सेटलमेंट की जो प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके अलावा फाइनेंशियल सिस्टम को कोई शॉक्स लगे उसके लिए इंसुलेशन का काम भी करता है। तो CCIL की फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ये इन दिनों चर्चाओं में है। दूसरा है फिम्दा, फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। देखो नाम से ही पता चलेगा आपको ये एसोसिएशन है, ठीक है ना। ये एसोसिएशन किसका है? कमर्शियल बैंक्स का। ये एसोसिएशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है। और प्राइमरी देखिए बैंक्स का, कमर्शियल बैंक्स का प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का और प्लस प्राइमरी डीलर्स का ये एसोसिएशन है। अब एसोसिएशन है तो इसका काम क्या है? फिम्दा का काम क्या है? जो भी रेगुलेटर है, जैसे मनी मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। तो ये रेगुलेटर से कोई भी बातचीत करनी है, कोई इंटरफेस करना है तो कौन करेगा? फिम्दा करेगा। कोई नया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस करना है तो कौन करेगा? फिम्दा करेगा। कोई नया बेंचमार्क रेट इंट्रोड्यूस करना है तो ये काम है इसका एसोसिएशन का। ये परमिशन लेना, उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरफेस करना, जो रेगुलेटर्स हैं वो काम है फिम्दा का, ठीक है। तो CCIL और FIMMDA इसकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। अब थर्ड क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमने क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिया है, क्योंकि इसमें 5-6 क्वेश्चन बनते हैं तो एक ही जगह हमने उसको कवर करने की कोशिश की है। देखिए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो ARC है, बेड बैंक का कंसेप्ट आया है आपको पता है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो बनी है उनके लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन इशू की है। उन गाइडलाइंस को आप समझिए। पहली गाइडलाइन क्या है? टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू कैरी आउट बिजनेस। ARC को सबसे पहले तो आरबीआई से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कमेंस
ARC shall commence business within 6 months from the date of grant of certificate of registration. जिस दिन सर्टिफिकेशन दे दिया उसके 6 महीने के अंदर इसको काम शुरू कर देना है, जिसको 6 महीने वाले को 12 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, इनका नेट ओन फंड कितना होना चाहिए? कम से कम 100 करोड़ का नेट ओन फंड होना चाहिए। चौथी बात, ये पब्लिक से मनी रेज नहीं कर सकते। ARC शैल नॉट रेज मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट, ये पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकते। ARC का काम डिपॉजिट लेना नहीं है। इसके अलावा ARC शैल फ्रेम ए फाइनेंशियल एसेट एक्विजिशन पॉलिसी, फाइनेंशियल एसेट को जो एक्विजिशन करेंगे ये, उसके लिए इनको एक ARC शैल फ्रेम ए फाइनेंशियल एसेट एक्विजिशन पॉलिसी बनानी होगी विद इन 90 डेज ऑफ ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। जिस दिन सर्टिफिकेट मिला है उससे 90 दिन के अंदर एक पॉलिसी बनानी होगी। किसके लिए? फाइनेंशियल एसेट एक्विजिशन के लिए। तो ये 5 कंडीशन है। इसके अलावा इनके लिए प्रोविजनिंग के नॉर्म्स भी दिए हैं। देखिए, सब स्टैंडर्ड में प्रोविजन 10%, जो ये एसेट लेंगे, जो अकाउंट ARC लेगी ना, उस पर भी तो प्रोविजन होगा। तो सब स्टैंडर्ड पे 10%, डाउटफुल अगर विद सिक्योरिटी है तो 50% और विदाउट सिक्योरिटी है तो 100% और लॉस एसेट पे 100%। ये इनके लिए प्रोविजनिंग के नॉर्म्स रखे गए हैं। तो ARC पे काफी सारी गाइडलाइन इशू हुई हैं। इस पे हर एक लाइन पे एक क्वेश्चन बनता है, जिसको हमने पूरे को यहीं पे कवर करने की कोशिश की है। अब एक और क्वेश्चन लेंगे ARC से रिलेटेड। An ARC may effect change in or take over of the management of the business। देखिए, कोई अकाउंट इन्होंने लिया, ARC ने टेक अकाउंट को लिया, NP अकाउंट को लिया, तो उसका मैनेजमेंट भी चेंज कर सकते हैं ये, या टेक ओवर ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। ARC में इफेक्ट या तो मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं या मैनेजमेंट को टेक ओवर कर सकते हैं। पर यहाँ कंडीशन है, वेयर द अमाउंट ड्यू टू इट फ्रॉम द बोरोवर इज नॉट लेस देन 25%। बोरोवर से 25% से कम उसका ड्यूज नहीं होगा। किसका? टोटल एसेट ओन्ड बाय द बोरोवर एंटिटी। बोरोइंग एंटिटी जो है, उसकी टोटल एसेट का 25% या उससे ज्यादा अगर ड्यू है तो ये टेक ओवर ऑफ मैनेजमेंट की बात हो सकती है या चेंज ऑफ मैनेजमेंट की बात हो सकती है, परंतु उसका जो ड्यूज है वो 25% या उससे ज्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन 25%। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका? 25%। एक और ARC का क्वेश्चन लेंगे, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का। एन ARC प्रोसेस टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ ए डिफॉल्टेड फर्म। एक डिफॉल्टेड फर्म में उसका मैनेजमेंट ARC टेक ओवर करना चाहती है। इन दिस केस इट शुड गिव ए प्रायर नोटिस ऑफ, कितने दिन का उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा, तो वो मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकती है। तो ये नोटिस का टाइम पीरियड है इनके लिए 60 डेज का। कम से कम 60 दिन का इनको नोटिस देना पड़ेगा, उसके बाद ये मैनेजमेंट टेक ओवर कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। ओके, तो आंसर आ गया आपका 60 डेज। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ए पॉलिसी amendment which allows foreign direct investment यानी FDI of up to this % in LIC of India through an automatic route। देखिए, पहले तो समझिए ऑटोमेटिक रूट क्या होता है। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट का किसी भी तरह का अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक रूट जो है गवर्नमेंट से पहले से ही अप्रूव्ड है, इसमें किसी भी एक्स्ट्रा परमिशन की जरूरत नहीं है। अब FDI की बात कर लेते हैं। इसमें कितना LIC में कितना स्टेक यानी कितने % तक शेयर खरीद सकते हैं, तो ये जो अलाउ किया है ये है 20%। 20% तक शेयर FDI खरीद सकती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले LIC में किसी भी तरह की FDI अलाउ नहीं थी, 0% था। पहले 0% था, जिसको अभी 20% कर दिया। परंतु दूसरी जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है उनमें 74% तक FDI अलाउ है, अभी भी अलाउ है, पहले से अलाउ है। ओके, LIC में 0% था, जिसको अभी 20% कर दिया है, और ये भी किया है ऑटोमेटिक रूट से। क्लियर है आंसर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है, हैज रिसेंटली नोटिफाइड ए न्यू स्कीम फॉर कंपेंसेशन। कंपेंसेशन की एक स्कीम लाए हैं, किसके लिए? टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट विच एनएस द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। हाँ, देखिए, कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने गाड़ी से एक्सीडेंट कर दिया और वो एक्सीडेंट करके भाग गया, ट्रेसेबल नहीं है। तो हिट एंड रन के जो मोटर एक्सीडेंट के केस होते हैं, उनमें जो विक्टिम को कंपनसेशन मिलता है उसकी लिमिट इन्होंने एनहेंस की है। एनहेंसमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन पेबल टू विक्टिम। द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन हैज बीन एनहेंस्ड फ्रॉम रुपीस फॉर ग्रीवियस हर्ट। उसको ज्यादा चोट आ गई तो उसके लिए पहले ये था 50,000, जिसको अभी बढ़ा के कर दिया है 2 लाख रुपीस। ठीक है, तो हिट एंड रन केस में जो विक्टिम है उसको पहले 50,000 का मैक्सिमम कंपनसेशन मिलता था, अभी इसको बढ़ा के कर दिया है 2 लाख रुपीस। तो आंसर क्या आ गया आपका? D 50,000 एंड 2 लाख रुपीस। क्लियर है यहां तक?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट इंडियन बैंक टू इशू USD 300 million फॉर्मोसा बॉन्ड एंड लिस्ट दिस इशुएंस इन इंडिया INX गिफ्ट IFSC H। कौन सी बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, HDFC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पहले तो आप आंसर देख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक है जिसने फॉर्मोसा बॉन्ड इशू किए हैं और इसको लिस्ट किया है यानी INX गिफ्ट IFSC जो गांधीनगर में है। ठीक है, अब पहले तो समझिए फॉर्मोसा बॉन्ड क्या होते हैं और क्यों इशू किए हैं, दोनों चीजें समझेंगे। देखिए फॉर्मोसा बॉन्ड वो बॉन्ड हैं जो ताइवान में इशू किए जाते हैं। कहां पे? ताइवान। अब देखिए ताइवान की जो करेंसी है वो ताइवान डॉलर है, तो ताइवान में इशू किए जाएं और ताइवान डॉलर जो है उसके अलावा किसी दूसरी करेंसी में इनको इशू किया जाए, तो ये जो बॉन्ड है ये कहलाएंगे फार्मोसा बॉन्ड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ताइवान में ये बॉन्ड इशू किए हैं अदर देन ताइवान डॉलर करेंसी अदर देन ताइवान डॉलर। ओके, पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए इसको इशू करने के पीछे पर्पज क्या है, क्यों इशू कर रहे हैं ताइवान में जाके, क्यों बॉन्ड इशू करने की जरूरत पड़ गई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को? वो इसलिए जरूरत पड़ती है कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है इसका पता चलता है ऐसे बॉन्ड इशू करने से। अब ताइवान में बॉन्ड इशू किया अदर देन ताइवान डॉलर हमने इशू किए हैं, तो अगर ये फुलफिल हो गए, पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गए, तो इसका मतलब जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी काफी अच्छी है। इसके लिए इस तरह के बॉन्ड इशू किए जाते हैं। तो ये बॉन्ड इशू करने वाली पहली बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेम गिवन टू स्पेशल ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना पॉलिसीज टू ऑल फार्मर्स इन ऑल इंप्लीमेंटिंग स्टेट इज। नेम गिवन टू स्पेशल ड्राइव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल ड्राइव शुरू किया है, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना की पॉलिसीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सभी फार्मर्स को इन ऑल इंप्लीमेंटिंग स्टेट, जो भी स्टेट इंप्लीमेंट कर रही है उनके लिए। तो उस पॉलिसी का नाम क्या है? स्पेशल ड्राइव का नाम क्या है? इन्होंने पूछा स्पेशल ड्राइव का नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, मेरी पॉलिसी मेरे साथ, मेरी पॉलिसी मेरा विकास, मेरी पॉलिसी मेरे पास। आंसर देख लें पहले फिर डिस्कस करेंगे। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये इसका स्पेशल ड्राइव का नाम दिया गया। अब इसके पीछे पर्पज क्या है देखिए। 18 फरवरी 2016 ये जो स्कीम है प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना, ये लॉन्च की गई थी 18 फरवरी 2016 को। अभी 18 फरवरी 2023 को इसको 7 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो है उसकी अवेयरनेस जो है किसानों में काफी कम है। तो उसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया है? डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया है। क्या? डोर स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन। किसान को उसके घर पे जाके उसके डोर स्टेप पे आप ये पॉलिसी उसको हैंड ओवर करिए। तो इससे क्या होगा, जब ये कैंपेन चलेगा गांव में सरकारी लोग जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी के लोग जाएंगे और उनको पॉलिसी हैंड ओवर करेंगे, तो दूसरे किसानों में भी इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी और इसका फायदा अल्टीमेटली किसानों को ही मिलेगा, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना का जो बेनिफिट है वो दिलाना गवर्नमेंट का इसके पीछे मकसद है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसका ड्राइव का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड टू एंटर मेटावर्स स्पेस। मेटावर्स आजकल काफी चर्चाओं में आप सुन रहे होंगे। बार्कलेज बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ चाइना और जेपी मॉर्गन। तो आंसर तो है इसका जेपी मॉर्गन। अब देखिए मेटावर्स स्पेस क्या होता है? ये जो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन, ये सब जो आप पढ़ते हैं ना, इन सबको यूज करते हुए सोशल मीडिया पे यूजर इंटरेक्शन को और रिच करना, ये इसका पर्पज है। ये 3D यूनिवर्स कंसेप्ट है। तो इसमें सबसे पहले कौन सी बैंक है दुनिया की, वर्ल्ड की कौन सी बैंक है जिसने एंटर किया है? वो है जेपी मॉर्गन। ठीक है, तो वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी या ब्लॉकचेन, जो ये टेक्निक्स हैं, जो अभी नई टेक्निक आई हैं डिजिटल में, उनको यूज करते हुए सोशल मीडिया पर यूजर इंटरफेस को और रिच करना इसका मकसद है। तो इसमें जो एंटर किया है जिस बैंक ने, वो है जेपी मॉर्गन। ओके, अगला क्वेश्चन लेंगे, Department of Social Justice and Empowerment has recently launched Central Sector Scheme in name of, स्कीम का नाम पूछा है आपसे, in name of to provide welfare and rehabilitation to the transgender। ट्रांसजेंडर आप जानते हैं ना, ट्रांसजेंडर्स को, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, और जो भीख मांगते हैं
रोड साइड में जो भीख मांग रहे हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए एक स्कीम लाई है, रिवेल्टेशन की, वेलफेयर की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाई है। उस स्कीम का नाम क्या है? ये स्कीम है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये डिपार्टमेंट की स्कीम है। क्रिएट, रिफॉर्म, रिहैब और स्माइल, ये 4 नाम दिए हैं। इसमें से आंसर पूछा है आपको, इस स्कीम का नाम, नेम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम इन द नेम ऑफ, तो इसका नाम है स्माइल, SMILE। अब इसका फुल फॉर्म देखिए, स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज, उनको अपनी जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए और धंधे के लिए सपोर्ट देना, ये इसका फुल फॉर्म है, नाम है स्माइल। अब देखिए ये 365 करोड़ रुपए का इसमें गवर्नमेंट फंड्स दे रही है इस स्कीम में, और ये स्कीम 5 साल तक वैलिड रहेगी, 2022 से लेके 2026 तक, 21-22 से लेके 2025-26 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी। तो इसमें ये जो लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के और जो भीख मांगते हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करना, उनके लिए धंधे की व्यवस्था करना, ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने स्माइल एक स्कीम शुरू की है जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 11 नंबर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY हैज बीन एक्सटेंडेड टिल, देखो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसको 2026 तक, मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और इसमें टोटल जो एलोकेशन है वो है 4600 करोड़ का। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा एडमिनिस्टर की जाती है। इसको 2026 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर गारंटी कवर अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को-लेंडिंग। को-लेंडिंग मॉडल आपको पता होगा, को-लेंडिंग का मतलब है NBFC और बैंक मिलके फाइनेंस कर रहे हैं। इसमें करीब करीब 80% बैंक का हिस्सा होता है और 20% NBFC का हिस्सा होता है। इसको भी गवर्नमेंट ने CGTMSE में कवर कर दिया है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत तेजी से काम कर रही है। CGTMSE में कवर होने का मतलब ये होगा गवर्नमेंट ने उसमें गारंटी दे दी अपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिजिबल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर गारंटी कवर अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को-लेंडिंग ऑफ CGTMSE इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी एज। जहां अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी है वहां पे CGTMSE की गारंटी मिलेगी, और ये गारंटी किस अमाउंट तक मिलेगी? ये गारंटी का मैक्सिमम अमाउंट है 1 करोड़ रुपए तक का। ठीक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट के केस में 1 करोड़ रुपए तक की CGTMSE गारंटी देगा। कहां? जहां पे को-लेंडिंग से लोन किया हुआ है, क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है। ओके, क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है। द एक्सटेंट ऑफ गारंटी कवर अंडर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर को-लेंडिंग ऑफ CGTMSE इज 75% of the amount in default for credit facility secured by way of primary security, and 50% for unsecured credit facility, 85 and 50, 75 and 60, और none of the above। देखिए आंसर देख लीजिए फिर डिस्कस करेंगे। जहां पे एडवांस सिक्योर्ड है वहां तो कवर मिलेगा इसमें 75% का, सिक्योर्ड के केस में तो कवर मिलेगा 75% का, और जहां अनसिक्योर्ड है लोन वहां कवर मिलेगा 50% का। 50% इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी और 75% इन केस ऑफ सिक्योर्ड फैसिलिटी। क्लियर है? ये बात कर रहे हैं हम को-लेंडिंग मॉडल की, कंफ्यूज ना हो, को-लेंडिंग मॉडल की बात ये हो रही है। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमारा क्या कहता है, एक्सपेंड आभा। आभा क्यों आया है? ये आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसमें हेल्थ अकाउंट शुरू किए गए हैं आभा के नाम से, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये इसका क्या है? ये आभा जो शुरू किया है ये बेसिकली डिजिटल कार्ड है। अब देखिए डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम डिजिटल कार्ड बना दिया आयुष्मान भारत के लिए। इसका फायदा क्या है? ये 14 डिजिट का एक नंबर होता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ स्कीम है उनका एक सिंगल आईडी से आप फायदा ले सकते हैं। सिंगल जो 14 डिजिट की आईडी आपको मिलेगी, जिसको आभा नाम दिया गया है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नाम दिया गया है, उस सिंगल आईडी से आप गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स का फायदा ले सकते हैं। तो ये आभा इन दिनों चर्चाओं में है क्योंकि डिजिटल कार्ड 14 डिजिट का इशू किया जा रहा है लोगों को जो गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम्स का फायदा लेना चाहते हैं और सिंगल आईडी से लेना चाहते हैं। ओके, तो ये आभा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो हमने RBI की गाइडलाइंस में बनाया है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।